एम्स जैसा एक शीर्ष चिकित्सा संस्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है। 1500 करोड़ रुपए की लागत से वो संस्थान बनकर के तैयार हो गया है, फंक्शनल हो गया है। एम्स जैसा एक चिकित्सा संस्थान हिमाचल प्रदेश के लिए होना बहुत गर्व का विषय है और ये तब संभव हुआ क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर थे। इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। एक IIM हमको मिला सिरमौर के लिए। हमीरपुर, नेरचौक, चंबा, नाहन में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 1040 करोड़ रुपया जो है केंद्र ने इन मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया है। तो आप देखिए, इतना व्यापक तौर पर और इतना खुला मन से सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को दिल खोल करके दिया है। चाहे वो संस्थानों की बात हो, चाहे वो योजनाओं की बात हो। 44,000 करोड़ रुपया केवल मात्र 4 लेन नेशनल हाईवेज के निर्माण के लिए आना ये कोई छोटा विषय नहीं है। जो कहा वो किया, झूठे वायदे लोगों से नहीं किए। देश की सुरक्षा का ध्यान रखा, देश की सुरक्षा को चाक चौबंद किया, सीमाओं को मजबूत किया, पूरे विश्व के अंदर देश का गौरव बढ़ाया। आज विभिन्न देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ये चर्चा का विषय रहा मीडिया के अंदर कि किस प्रकार से जो बिडेन ने कहा सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को कि आपके अमेरिका में मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इसलिए मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूँ, आप बहुत पॉपुलर हैं अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को महिमा मंडित किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री एक स्पेशल फ्लाइट से, जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हैं हमारे, तो स्पेशल फ्लाइट से न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री उनको मिलने के लिए वहाँ पर जो है उपस्थित होता है। पैपुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाँव छू करके मोदी जी का अभिवादन करते हैं। आज मोदी जी को पूरे विश्व के नेता के तौर पर देखा जाता है। कहीं भी कोई क्राइसिस होता है तो सबको एक उम्मीद होती है कि मोदी जी अगर इंटरवीन करेंगे तो इसका समाधान हो सकता है और क्राइसिस जो है खत्म हो सकता है। लेकिन कांग्रेस और हमारे जो विरोधी दल हैं वो प्रधानमंत्री जी के विरोध में वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि कब वो देश का विरोध करने लग गए हैं, कब वो बाहर जा करके हमारी जो एक सांस्कृतिक हमारी पहचान है, जिसके नाते हम सब लोग इकट्ठा हैं मतभेदों के बावजूद भी, उसके ऊपर भी उसको भी तोड़ने का प्रयास जो है विदेशों में जाकर करते हैं। देश को बदनाम करने का प्रयास किया कि हमारे देश में जो है लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। लोकतंत्र तो तब समाप्त हुआ था जो इमरजेंसी लगाई गई, जब विपक्षी दल के और विरोधी दल के सब लोगों को जो है जेलों में ठूंस दिया गया, जबरदस्ती लोगों की नसबंदी की गई। तब इस देश के अंदर जो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या हुई थी। आज तो लोकतंत्र कुछ परिवारों से निकल करके जो है वो आम आदमी को आज एहसास हो रहा है कि नहीं, हम भी इस देश का हिस्सा हैं। हमारे हाथ में भी जो है निर्णय लेने की क्षमता जो है वो आ सकती है। कुछ परिवारों के हाथ में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी। इस प्रकार का वातावरण अगर बना है तो इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सब वर्गों को समान रूप से साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई संप्रदाय का विषय नहीं, इसमें कोई धर्म का विषय नहीं, इसमें कोई अन्य और कोई विषय नहीं। जो भी इस देश में पैदा हुआ उस देश का नागरिक है, उसकी हिफाजत करना, उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ये प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है। अब इसमें किसी को क्या दोष नजर आ सकता है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी दोष देख रहे हैं क्योंकि सत्ता सुंदरी जो है उनके हाथों से निकल गई। अब किसी भी प्रकार से उसको वापस लाना है। और कांग्रेस का तो हमेशा ये रवैया रहा है कि सत्ता के ऊपर काबिज रहो, कैसे भी रहो, कुछ भी करना पड़े, जात पात के आधार पर चाहे लोगों का बंटवारा करना पड़े, देश को तोड़ना पड़े, आग लग जाए देश में, असंतोष फैल जाए, तो सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का कोटिशाह हम धन्यवाद करते हैं और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और वातावरण भी ऐसा ही है। आज देश का प्रत्येक नागरिक ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 के होने वाले चुनाव में एक बार फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। अंतिम विषय, अभी हाल ही में चंबा में एक बड़ा भयानक हत्याकांड हुआ है, जिसमें एक हिंदू दलित नौजवान की बेरहमी से हत्या की गई। उसके शरीर के 8 टुकड़े किए गए और 8 टुकड़े करने के बाद उनको कट्टों में भर करके एक गुप्त स्थान पर जो है कहीं नाले के नज़दीक उनको जो है छोड़ दिया। जिस परिवार ने ये हत्या की है वो पूरा परिवार इसमें जो है वो शामिल। उसमें मुसाफिर मोहम्मद, उसकी पत्नी फरीदा और उसका भाई शबीर
और 6 अन्य लोग, यानी कुल 9 लोग हैं उस हत्याकांड में शामिल, जिसमें से 6 वयस्क हैं और 3 जो हैं वो 18 वर्ष से कम हैं। और ये जो मुसाफिर मोहम्मद है, ये आपराधिक छवि का व्यक्ति है, इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, इसकी छवि उस क्षेत्र में अच्छी नहीं है। लोग आशंका जताते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग, कि इसका आतंकियों के साथ, देश विरोधी तत्वों के साथ उसका मिलना जुलना है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जब ये मामला सामने आया तो सरकार ने ढीलापन जिस प्रकार से दिखाया, उसका हमें खेद है। कांगड़ा के एक मंत्री कहते हैं, और आपके जो प्रेस के जो सहयोगी हैं कांगड़ा के, जो उन्होंने प्रश्न किया, एकमात्र मंत्री वहाँ से जो हैं चौधरी साहब चंद्र कुमार जी, जब उनको पूछा कि मनोहर हत्याकांड के विषय में आपका क्या कहना है, तो कैमरे के सामने उन्होंने कहा कि कौन मनोहर, कैसे कौन मनोहर, मुझे पता ही नहीं कौन है। इतना भयंकर हत्याकांड हुआ, और बिल्कुल चंबा को भी जो देखता है, जो मंत्री कांगड़ा से एकमात्र मंत्री है, वो कहता है मुझे पता ही नहीं मनोहर है कौन। तो सरकार की असंवेदनशीलता इससे सामने आती है। आपराधिक तत्व जो है बेखौफ घूम रहे हैं, वैसे हत्या करने का जो है, कैसे उसके अंदर हौसला जो पैदा हो गया, पूरा परिवार कैसे और कितनी बेरहमी से उस व्यक्ति को मारा होगा। उसके जो शब्द जब हमने देखा, उसके ऊपर जो यातना के चिन्ह हैं, वो उससे स्पष्ट हो जाता है कि बहुत बेरहमी से उसकी हत्या की गई। इसलिए इस सब विषय में आपके सामने रखना चाह रहा था, और मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ कि हमारे आग्रह के ऊपर आप सभी आज आए। और हमें थोड़ा आने में विलम्ब हुआ, क्योंकि आज पीडीसी मेंबर जो हैं हमारे धनपुर ब्लॉक के, उनके साथ भी बैठना था, उस नाते वो बैठक थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमारा इंतज़ार किया, इसके लिए मैं दिल की गहराई से सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। काफ़ी लंबे समय के बाद प्रेस के साथ आज यहाँ पर इंटरेक्शन हो रही है, और इस अंतराल में काफ़ी विषय जो हैं वो एकत्रित हो गए हैं, जिनके ऊपर जिन विषयों को मैंने आपके समक्ष रखना है। आज हम चर्चा करेंगे जो वर्तमान सरकार है, उसकी कार्यशैली के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, और किस प्रकार से हमारी पूर्व सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें ठाकुर जयराम बतौर मुख्यमंत्री, जिन्होंने 5 वर्ष काम किया, उनकी कार्यशैली किस प्रकार से वर्तमान सरकार से बेहतर थी, ये भी विषय हम रखेंगे। तीसरा, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान, और अभी 6 महीने जो सरकार बने को हुए हैं, उसमें हमारे निर्वाचन क्षेत्र की हालत क्या है, स्थिति क्या है, वो विषय भी आपके समक्ष रखेंगे। एक और अन्य एक प्रदेशव्यापी इशू जो अभी हाल ही में खड़ा हुआ है, चंबा में एक निर्मम हत्या हुई है एक नौजवान की, वो विषय भी मैं आपके समक्ष रखूँगा। वर्तमान सरकार सत्ता में आई, और कुछ ऐसे वादे उन्होंने लोगों से किए थे, लुभावने वादे, जो हमें तब लगता था कि ये पूरा करना जो है इनको बहुत कठिन है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं रही। हमारे अपने साधन संसाधन जो हैं वो बहुत कम हैं, हमारे अपने इनकम के सोर्सेज जो है वो बहुत कम हैं। तो बहुत हद तक जो है तो प्रदेश में विकास दिखाई देता है, काम दिखाई देता है। केंद्र से जो हमको धन मिलता है, केंद्रीय योजनाओं के तहत एक फिक्स अमाउंट जो हमको प्रत्येक योजना में स्टेट शेयर और सेंट्रल शेयर, उसमें किसी में 80% केंद्र सरकार का शेयर, किसी में 70% योजना के मुताबिक। तो केंद्र की योजनाएं और केंद्र की सहायता बहुत कारगर हिमाचल के लिए रहती है। तो हमें लगता था कि इन्होंने 10 जो गारंटियां दी कि इनको पूरा नहीं किया जा सकेगा, लेकिन इस ढंग से इन्होंने लोगों के बीच में सारा विषय रखा। हम सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के लोग स्वभाव से वो मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं, शरीफ भी हैं, भोले भी हैं। एक विषय रखा कि 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को हम मासिक 1500 रुपये पेंशन देंगे,
और आप सबको याद होगा, क्योंकि पत्रकार लोग जागरूक, समाज का सबसे जागरूक वर्ग होते हैं। आपको भी ये जानकारी होगी कि इन्होंने कहा था सरकार बनने के 7 दिन के बाद हम ये 1500 रुपया जो है ये प्रत्येक महिला के खाते में जाना शुरू हो जाएगा। 6 महीने हो गए, उस वादे का क्या हुआ? झूठ बोला गया, कस्में खाई गई, कहा गया 1 महिला तो 1500, 2 महिला तो 3000, 3 महिला तो 4500, 4 महिला तो 6000। लोगों को लगा जब इतनी बड़ी वित्तीय सहायता हमको सरकार की ओर से मिलेगी, क्यों ना सरकार को हम वोट करें। और अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो हमारे हार के कारणों में से मुख्य कारण ये झूठा वायदा जो लोगों से झूठा। इसलिए ज़्यादा मैं इसमें विषय में नहीं जाऊंगा। कहा गया 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर जो है दूध का दाम तय करेंगे। और ये सब वायदे पहली कैबिनेट के वायदे, जितनी कैबिनेट्स हो चुकी हैं आज तक, लेकिन सरकार एक भी कदम इन वायदों को पूरा करने की ओर नहीं बढ़ी। वित्तीय स्थिति सरकार की खराब है। ओपीएस के चक्कर में अब उसका, ठीक है, हम ये नहीं चाहते, हम कर्मचारी विरोधी नहीं हैं। कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान प्रदेश को आगे बढ़ाने में है, इस प्रदेश को बनाने में है, सरकार की योजनाओं को लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और कर्मचारी और अधिकारी सरकार के कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव ये होते हैं, इनके माध्यम से सरकारी योजनाएं जो हैं वो अमल में लाई जाती हैं। आप ठीक है पूरा करें वो वायदा, लेकिन किसी भी तरह से समाज का जो अन्य हिस्सा है उसके ऊपर वो बोझ नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप एक समाज के एक बड़े हिस्से को दबाव में लेकर के समाज के एक अन्य हिस्से को आप पुष्ट करना चाहते हैं तो ये नीति जो है उससे मैं सहमत नहीं। उसमें भी कोई आशाजनक कोई प्रोग्रेस जो है ओपीएस के विषय को लेकर के नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आज लोग हताश हैं, परेशान हैं। अभी कुछ दुकानदार कुछ दिन पूर्व मुझसे मिले थे, वो कह रहे थे पिछले 5 वर्ष तो जी आपकी जो सरकार थी तो कोई हमें दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब रोज़ जो है वो इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं। बड़ी बड़ी टीम जो है 20-20, 25-25 लोग, जिसमें एक्साइज के भी लोग हैं, लेबर डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, प्रशासन के अन्य लोग हैं, आकर के जो है हमें परेशान है। तो इस प्रकार की परिस्थिति ये सिर्फ कसौली में नहीं, ये पूरे देश के अंदर बन रही है। अनेकों विकास के काम, मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम का मैं आज भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अरे सबसे बड़ी एक बड़ी योजनाओं में से, प्रदेश की बड़ी योजनाओं में से एक पेयजल योजना 150 करोड़ रुपये की लागत से जिसका निर्माण होना था, उसका कार्य जो है आज पड़ा हुआ है। वो हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लिए उन्होंने स्वीकृत की थी। हमें 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल उन्होंने किए, जिनको डीनोटिफाई कर दिया गया, बंद कर दिए गए हैं। एक हमारा मिडिल स्कूल करोल और एक हमारा नेरी स्कूल, दोनों स्कूलों को डीनोटिफाई किया गया है। हमें 2 पशु चिकित्सा अस्पताल जो हैं हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुए थे, फंक्शनल हो गए थे, काम करना शुरू कर दिया था, स्टाफ आ गया था, कमरों की व्यवस्था हो गई थी। भोजनगर और गंबरपुर दोनों को डीनोटिफाई कर दिया गया। हमारी सब तहसील सुबाथू, वहाँ के लोगों की पुरजोर मांग थी कि सुबाथू को सब तहसील का दर्जा जो है मिलना चाहिए, क्योंकि सुबाथू की लोकेशन ऐसी है कि आसपास का एक बड़े एरिया का वो केंद्र है। आसपास की हमारी तकरीबन 15-20 पंचायतों का केंद्र जो है उस पर, और वैसे भी ऐतिहासिक रूप से उसका एक महत्व है। सुबाथू का ब्रिटिश पीरियड में एक बड़ा व्यापारिक स्थान था वो पूरे प्रदेश के लिए, और वर्तमान में भी एक कैंटोनमेंट के नाते भी और एक मार्केट के नाते भी, होलसेल मार्केट के नाते भी आज भी सुबाथू की पहचान है। तो मांग थी वहाँ के लोगों की कि उसको सब तहसील का दर्जा दिया। ठाकुर जयराम जी ने उसको सब तहसील का दर्जा दिया था, हमारे आग्रह के ऊपर, लोगों की मांग के ऊपर उसको डीनोटिफाई कर दिया। स्वास्थ्य संस्थान अच्छे होने चाहिए, सब लोग चाहते हैं। आप जानते हैं हमारे ईएसआई परवाणु में पहले कुल स्वीकृत डॉक्टर्स के जो थे वो कम थे,
मेरे ख्याल में 3 या 4 पद थे यहाँ डॉक्टर्स के, लेकिन जब हम आए तो डॉक्टर्स के पदों की हमने जो है यहाँ पर संख्या बढ़ाई, स्पेशलिस्ट हमने यहाँ पर किए। तो सबातों का संस्थान भी जो है वो पीएससी से उसको अपग्रेड करके उसको सीएससी किया गया, उसको भी डी नोटिफाई कर दिया गया। तो अब तक हमको अगर कुछ इस सरकार से मिला है तो डी नोटिफिकेशन, कोई नया काम दिखाई नहीं देता, सड़कों के काम ठप हैं, अन्य हमारे द्वारा शुरू की गई जो योजनाएं हैं उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। मेरी प्राथमिकता में जो योजनाएं थी, और विधायक जो हैं कहीं भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के इन कामों को डी नोटिफाई करने से रोकने में उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री वो नाकामयाब है। उनको कहना चाहिए कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जो संस्थान हैं उनको डी नोटिफाई न किया जाए। कोई संस्थान अगर अपग्रेड होता है तो उसका लाभ सबको मिलता है, पूरे समाज को मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसमें एक ही पार्टी के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं। उसमें कांग्रेस के परिवारों के भी बच्चे आते हैं, न्यूट्रल लोग हैं उनके बच्चे भी आते हैं, अन्य किसी और विचारधारा के लोग हैं उनके बच्चे भी आते हैं। तो डी नोटिफाई करना संस्थानों को किस प्रकार से हमारे निर्वाचन क्षेत्र के फेवर में है, वो इस बात को समझाएं लोगों को। हम ये सब जो संस्थान डी नोटिफाई हुए हैं इनका हम बहुत विरोध करते हैं। और एक और विषय जो है, सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है, देखिए देश जो है वो उसका गौरव बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अनेकों विकास के काम जो हैं पूरे देश भर के लिए, ऐसी योजनाओं को लागू किया गया। आज लोगों को एहसास होने लगा कि केंद्र सरकार भी कोई सरकार है। हम सब जानते हैं कोरोना के समय अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद देश की परिस्थिति बहुत खराब होती। बिल्कुल अल्प समय में, रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन को विकसित किया गया। 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन जो है मुफ्त वैक्सीन, 220 करोड़ डोजेस मुफ्त दी गई लोगों। और हमारे प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ डोजेज जो है वो फ्री लगाई गई। और आप सब जानते हैं उस समय मैं प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था और वैक्सीनेशन अभियान में हम पूरे देश में पहले नंबर पर रहे थे, पहले पायदान पर रहे थे। हमने अपनी पात्र जनसंख्या को पूरे देश भर में सबसे पहले वैक्सीनेट कर दिया। 3.5 करोड़ के करीब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर बना करके दिए गए। और हमारे प्रदेश में ये संख्या जो है ये 18,000 से अधिक है। 3.5 करोड़, आप सोचिए, ऐसी संख्या थी हमारे देश में जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में सोचा, पहले तय किया था 2 करोड़ भर देंगे, लेकिन जब वास्तविक संख्या और वास्तविक पात्र जब लोग सामने आए सर्वे के बाद, देखने के बाद, विचार करने के बाद, तो ये संख्या जो है 3.5 करोड़। मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को। 11-11.5 करोड़ के करीब बना करके शौचालय जो है वो देश में हमारी केंद्र की सरकार ने दिए। और किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति जो है खराब थी कि सूर्योदय से पहले और शाम को ही उनको जो है वो बाहर जाना होता था। और कितना अपमानजनक जो है वो महिलाओं के लिए होता होगा, इसका अनुमान हम सब लगा सकते हैं। हम सबके घरों में महिलाएं हैं। और हमारे प्रदेश के अंदर जो हैं ये 1,92,000 इस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है वो शौचालय योजना के तहत हमारे प्रदेश में बने। 12 करोड़ लोगों को नल के माध्यम से जल उपलब्ध करवाया गया इस देश के अंदर। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन 9 करोड़ 6 लाख ये संख्या है पूरे देश की। ऐसे फ्री गैस कनेक्शन जो है उपलब्ध करवाए गए हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया गया आपदा के समय में। तकरीबन 28 महीने ये फ्री राशन जो है पात्र परिवारों को, गरीब परिवारों को सरकार के द्वारा फ्री दिया गया, ताकि आपदा के समय में कोई, कोरोना के समय में कोई दिक्कत जो है वो गरीब परिवारों को ना हो। आयुष्मान भारत योजना के तहत 22 करोड़ परिवारों को इस देश में रजिस्टर किया गया। 5 लाख की कैशलेस ट्रांजैक्शन के माध्यम से गरीब परिवारों की सहायता। और इसी से प्रेरणा लेते हुए हमने हिमकेयर योजना अपने प्रदेश में लागू की थी, जिसके तहत तकरीबन 4.5 लाख परिवार हमारे प्रदेश में लाभान्वित हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए 4.5 लाख कितनी बड़ी संख्या है। किसी का 1 लाख का ट्रीटमेंट फ्री हुआ, किसी का 2 लाख का ट्रीटमेंट फ्री हुआ, किसी का 3 लाख का ट्रीटमेंट फ्री हुआ, किसी का 4 का, किसी का 5 का। अनेक लोगों ने इसका लाभ उठाया। आज वर्तमान में इन योजनाओं का भी जो है वो
क्योंकि पैसा सरकार के पास नहीं है। पैसा कहाँ से लाएंगे? तो योजनाएं चली हुई हैं, उनको बंद करना है। सब्सिडीज जो है लोगों को, गरीब लोगों को जो मिलती है वो सब्सिडीज लोगों को नहीं देनी है, वहाँ से पैसा इकट्ठा करना है। तो इस योजना का भी गला घोटने की सरकार जो है कोशिश कर रही है। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये सालाना किसानों के खाते में, और हिमाचल में इस योजना से 9,83,000 रुपये का किसान सम्मान निधि के तहत लाभान्वित हो गए हैं। बल्क ड्रग पार्क ऊना में और मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में, इन दोनों ये जो संस्थान आ रहे हैं, 1550 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो केंद्र की तरफ से है। 40,000 रोजगार सृजित होंगे, हिमाचल के लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में 5 जो NH बन रहे हैं, जिसमें हमारे जो 2 NH बन करके तैयार हो गए हैं, कीरतपुर वाला और हमारा जो NH है परवाणु से लेकर के और सोलन तक। और ये जो 5 NH हैं, इसके लिए केंद्र की ओर से जो है 44,000 करोड़ रुपये हिमाचल को जो है इन NH के निर्माण के लिए 44,000 करोड़ रुपये केंद्र से हमको मिला।